हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स बीमारी के बारे में। ये हार्ट के वाल्व्स की एक बहुत कॉमन बीमारी है और उसके बीमारी के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी रूटीन पेशेंट्स जिनको कोई हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रूटीन इकोकार्डियोग्राफी जब वो करवाते हैं तो इसमें माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स डिटेक्ट होता है या कई बार वो डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑस्कल्टेशन में कुछ अबनॉर्मल फाइंडिंग्स मिलती है तो उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स डायग्नोस होता है। अननेसेसरी बीमारी के बारे में जानकारी ना होने की वजह से एक अन्यू कंसर्न रेज होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि वाल्व का सीरियस प्रॉब्लम है। लोग कई डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं कि हमें वाल्व का तकलीफ बताया है और ज़्यादातर लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम बहुत ही माइनर है, उसमें ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं आती पेशेंट को और इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं होती। बेसिकली इस माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स करके जो बीमारी है इस बारे में हम बात करेंगे आज। बेसिकली वाल्व क्या होता है? हार्ट की 4 चेंबर्स होते हैं हार्ट में, 2 ऊपर के चेंबर जिन्हें एट्रिया बोलते हैं, 2 नीचे के चेंबर जिसे वेंट्रिकल बोलते हैं। ये चारों चेंबर्स का अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है और ये ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं यानी पंप करते हैं। पर जब ये वाल्व्स या जब ये चेंबर्स पंप करते हैं, ब्लड को एक जगह से पुश करते हैं, तब ये वाल्व्स का पर्पज़ ये होता है कि ये ब्लड को मिक्स होने नहीं देता, यानी एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जहाँ ब्लड को जाना है उसी निर्धारित डायरेक्शन में ही ब्लड जाए और पीछे की तरफ या दूसरी तरफ बैक लीक ना करे, जिसकी वजह से जो आगे ब्लड जाना है जिस डायरेक्शन में वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ओवरऑल कार्डियक आउटपुट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इस चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए ये वाल्व्स बनाए गए। नॉर्मली हार्ट में 4 वाल्व्स होते हैं। लेफ्ट साइड में 2 वाल्व होते हैं, माइट्रल और एओर्टिक वाल्व। राइट साइड में 2 वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व। ये 4 वाल्व्स हार्ट में नॉर्मली रहते हैं जो हार्ट के ब्लड की मिक्सिंग को रोकते हैं और ब्लड को दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जब पुश किया जाता है तो बैक लीक को प्रिवेंट करते हैं। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स इसी वाल्व में, जो माइट्रल वाल्व है, लेफ्ट साइड के एट्रिया और लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ब्लड मिक्सिंग ना हो उसके लिए माइट्रल वाल्व बनाया गया है। नेचुरली ये वाल्व रहता है और ये वाल्व में जब अगर प्रोलैप्स करके जो बीमारी होती है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि वाल्व का पंखुड़ी जो है थोड़ा सा लूज हो जाता है। बेसिकली ये जो वाल्व्स हैं ये नॉर्मली इसमें पंखुड़ियाँ होती है और वो पंखुड़ी मल्टीपल धागों से बंधा होता है जिसे कॉर्डे बोलते हैं। ये पंखुड़ियाँ जब नॉर्मली वाल्व से ब्लड आगे बढ़ना है या पुश होना है तो धागे या कॉर्डे वाल्व्स को खींचते हैं तो वाल्व ओपन हो जाता है, ब्लड फ्लो चालू हो जाता है और जब कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का चालू होता है और ब्लड बैक लीक ना हो यानी वाल्व को जब बंद करना हो तो ये कॉर्डे जो है रिलैक्स होते हैं और हार्ट का वाल्व स्ट्रेच होता है कि वाल्व अपनी जगह पे आके बंद हो जाता है और ये पंखुड़ी आपस में चिपक जाती हैं। इन पंखुड़ियों के बीच में अगर गैप रह जाए या कोई कारण से पंखुड़ी प्रॉपरली ना अटैच हो पाए या उसमें लीकेज डेवलप हो जाए या कोई डैमेज हो जाए तो ये ब्लड का मिक्सिंग जो है, प्रॉपर जो वाल्व का फंक्शन है वो नहीं हो पाता, ब्लड का मिक्सिंग चालू हो जाता है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। कभी कभी वाल्व प्रॉपरली खुल नहीं पाता है तो वैसा भी वाल्व के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिसे वाल्व का स्टेनोसिस बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वाल्व के थ्रू ब्लड पास नहीं कर पाता और बैक प्रेशर क्रिएट होना चालू हो जाता है। तो वाल्व का बेसिकली 2 तरह का प्रॉब्लम होता है, एक स्टेनोसिस और एक रिगर्गिटेशन। स्टेनोसिस मतलब वाल्व का सिकुड़ जाना, रिगर्गिटेशन मतलब वाल्व का लीकेज हो जाना। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में ज़्यादातर लोगों को रिगर्गिटेशन यानी लीकेज होता है क्योंकि इसमें वाल्व थोड़ा सा लूज होता है, उसका अटैचमेंट स्ट्रक्चर्स थोड़े से ढीले होते हैं। इसकी वजह से वाल्व प्रॉपरली अटैच नहीं हो पाता और प्रॉपरली जो गैप या एक सील, फ्लूइड टाइट एक सील जो क्रिएट होना चाहिए वो नहीं हो पाता और ब्लड बैक लीक होना चालू हो जाता है। ज़्यादातर ये माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स बहुत कॉमन बीमारी है और दुनिया भर में लगभग 2% ऑफ कॉमन व्यक्तियों को ये बीमारी मिलती है। काफ़ी कॉमनली इस बीमारी को देखा जाता है। ज़्यादातर ये बीमारियाँ यंग पेशेंट्स में ज़्यादा डायग्नोज होती है। ऐसा नहीं है कि उम्र दराज वाले लोगों को नहीं होती है, पर डायग्नोसिस ज़्यादातर यंग लोगों में मिलती है। मिडिल एज के बाद इसका डिटेक्शन होने का चांस कंपेरेटिवली कम रहता है। हालांकि जो प्रोलैप्स का प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर जन्म से ही होता है। ज़्यादातर ये यंग फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। उससे रिलेटेड जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है या थोड़े बहुत सिम्टम्स भी हैं वो भी यंग फीमेल्स में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। बेसिकली काफ़ी लोगों को केसेस में ऐसा कहा जाता है कि वाल्व प्रोलैप्स तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जैसे धड़कन बढ़ जाना, नॉन कार्डियक चेस्ट पेन होना, साइकोलॉजिकल पेन होना। इस तरह के फीचर्स क्योंकि यंग फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो इसलिए वाल्व रिलेटेड सिम्टम्स को उस प्रॉब्लम्स के साथ कई बार एसोसिएट किया जाता है और इस तरह के नॉन स्पेसिफिक जो कार्डियक सिम्टम्स फीमेल पेशेंट्स में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंस इन लोगों में माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स की बीमारी का मिलने का होता है। ज़्यादातर ये बहुत लंबे और दुबले पतले लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है।
एक बीमारी है जिसको मार्फन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें हाथ या बॉडी बहुत लंबी हो जाती है और इसमें एक तरह से बॉडी का इलास्टिक टिश्यू का प्रॉब्लम रहता है। तो इस बीमारी में भी माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वाल्व का स्ट्रक्चर भी प्रॉपरली इलास्टिक फाइबर्स की वजह से ही प्रॉपरली अटैचमेंट होता है। जहाँ इलास्टिक फाइबर्स का प्रॉब्लम होता है वहाँ वाल्व भी लूज हो जाते हैं, लैक्स हो जाते हैं और उनका लीकेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसे मार्फन सिंड्रोम और एहलर-डैनलॉच सिंड्रोम, इसमें भी वाल्व के प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली काफ़ी कॉमन है। ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं और ज़्यादा सीवियर ग्रेड्स के प्रॉब्लम होते हैं। बाकी रूटीन पेशेंट्स में तो जो माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स होता है वो थोड़ा कम सीवियरिटी का होता है। ये बीमारियों के साथ जब वो एसोसिएटेड होता है तो सीवियरिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। दुबले पतले लोगों में पैल्पिटेशंस या वाल्व से खिंचाव से रिलेटेड जो पेन होता है वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलता है। ऐसा होने का कारण, पैल्पिटेशन वगैरह होने का कारण ये भी है कि दुबले पतले व्यक्ति में हार्ट की सतह और छाती की या स्किन की सतह के बीच में जो मसल टिश्यू है या फैट टिश्यू है वो बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से अगर हार्ट प्रॉपर्ली थोड़ा भी ज़ोरों से धड़कता है तो उनको ज़्यादा महसूस होता है और ऐसे लोगों में कंपैरेटिवली माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स होने की वजह से पैल्पिटेशंस होती है या नहीं, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स की वजह से पेन होता है या नहीं, ये काफ़ी हद तक अनक्लियर है। इनका एसोसिएशन काफ़ी कॉमनली मिलता है, लेकिन कारण वही है या नहीं ऐसा साइंटिफिक रिसर्च में साबित नहीं हो पाया है। बेसिकली हमने वाल्व की एनाटॉमी के बारे में बात किया। वाल्व बेसिकली इसमें पंखुड़ियाँ होती है। माइट्रल वाल्व में 2 पंखुड़ी होती है, ट्राइकस्पिड वाल्व में 3 होती है और ये हार्ट की जो दीवारें हैं, जिसको हार्ट के चेंबर्स की जो वॉल्स होती हैं उससे अटैच होती हैं कई धागों से, जिन्हें कॉर्डेट टेंडिने बोलते हैं। ये कॉर्डेट टेंडिने हार्ट की दीवार से डायरेक्टली अटैच नहीं होते, उनके बीच में एक मसल टिश्यू होता है जिसे पैपिलरी मसल बोलते हैं, उसमें ये सारे धागे जाके अटैच होते हैं और ये इसी मसल टिश्यू के खिंचाव से या इसके रिलैक्सेशन से बार बार वाल्व खुलता बंद होता है। एक चीज़ ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो मसल टिश्यू है इसे हार्ट की नलियाँ सप्लाई करती हैं। ज़्यादातर हार्ट की पीछे की दीवार की नली यानी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और हार्ट की राइट साइड की नली यानी राइट कोरोनरी आर्टरी, ये 2 नलियाँ ज़्यादातर वाल्व के कंडक्शन, वाल्व के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको ब्लड सप्लाई करती हैं। तो इन नलियों की हार्ट अटैक में कई बार वाल्व का डैमेज ज़्यादा देखने को मिलता है और वाल्व लीकेज के चांसेस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। कभी कभी वाल्व की पैपिलरी मसल या कॉर्डेट टेंडिने फट भी जाते हैं इस तरह के हार्ट अटैक्स में और जान जाने का रिस्क भी हो जाता है इस तरह के पेशेंट्स में इन नलियों के ब्लॉकेजेस में। ज़्यादातर ये प्रोलैप्स का मतलब जैसे मैंने कहा कि वाल्व की पंखुड़ी थोड़ी लूज हो जाती है, प्रॉपर्ली अटैच नहीं हो पाती और इसमें गैप रह जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर ब्लड टाइट जो गैप पे सील जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाता और ब्लड लीकेज होता है। ये प्रोलैप्स जो है ज़्यादातर माइट्रल वाल्व में ही देखने को मिलता है, पर इसके अलावा ये ट्राइकस्पिड वाल्व और एओर्टिक वाल्व में भी होता है। कंपैरेटिवली चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। इसको इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक इसको इवैल्यूएट करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी का यूज़ किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी बेसिकली हार्ट की सोनोग्राफी है, जिसमें अल्ट्रासोनिक प्रोब हम एक ट्रांसड्यूसर हार्ट के ऊपर रखते हैं और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स हार्ट के में पास करता है और ये वेव्स जब हार्ट के टिश्यू रिफ्लेक्ट करता है तो उस प्रोब उसे डिटेक्ट करता है और बेसिकली उसकी मशीन पर एक पिक्चर आ जाती है। ये टेक्निक रेडिएशन फ्री है, काफ़ी सेफ है और इसको ही बेस्ट टेक्निक माना जाता है हार्ट की ज़्यादातर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज़ को असेस करने के लिए। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स उनमें से एक है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स के पेशेंट्स में जो देखा गया है वो ट्रांसथोरैसिक या 2D इको यानी 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी होता है। ये जो वाल्व का लीकेजेस हैं उसके कई ग्रेड्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ऐसा वो कहा जाता है, या 4 ग्रेड्स में भी कई बार डिवाइड होता है, ग्रेड 1 2 3 4। जितना ज़्यादा सीवियरिटी का लीकेज है उतना ज़्यादा उसका ग्रेडेशन को माना जाता है। वैसे ही माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स का भी ग्रेडेशन होता है, कितना ज़्यादा लीफलेट प्रोलैप्स कर रहा है उसके हिसाब से भी कार्पेंटर एडवर्ड्स क्लासिफिकेशन है, जिसके हिसाब से लीकेज को ग्रेड किया जाता है कि वो माइल्ड प्रोलैप्स है, मॉडरेट प्रोलैप्स है या सीवियर प्रोलैप्स है, इस तरह से ग्रेड किया जाता है। ज़्यादातर माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स जिन लोग को होता है उसमें इकोकार्डियोग्राफी का टेस्ट हर साल 2 साल में एक बार रिपीट करना चाहिए। जिनको बिल्कुल माइल्ड माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है उसको 5 साल में एक बार भी अगर हम इको को रिपीट करें तो अच्छा है। ये रिपीट करने का बेसिक पर्पज ये है कि वाल्व प्रोलैप्स कभी कभी सडनली बढ़ जाता है और वाल्व में लीकेज चालू हो जाता है। कभी कभी खिंचाव और तनाव की वजह से कॉर्डेट टेंडिने जो वाल्व को पकड़ के रखते हैं कई बार वो फट जाते हैं, टूट जाते हैं और सडनली पेशेंट लीकेज बढ़ जाता है और हार्ट फेलियर में जा सकता है। तो हर साल 2 साल अगर हम इको रिपीट करते रहेंगे तो लीकेज बढ़ रहा है या नहीं और प्रोलैप्स बढ़ रहा है कि नहीं, उसके लिए कोई दवा गोली की जरूरत है या नहीं, उसका असेसमेंट होना ईजी रहेगा। इसलिए इस तरह के पेशेंट में रेगुलर इको फॉलोअप करना चाहिए।
एक 3 डायमेंशनल इको करके भी टेक्निक होती है जिसके द्वारा 3 डायमेंशनल्स में हार्ट के वाल्व्स को असेसमेंट किया जाता है। तो वाल्व का कौन सा एग्जैक्ट एरिया में प्रोलैप्स हो रहा है वो प्रॉपर्ली असेसमेंट किया जा सकता है। इसमें बेटर 3 डायमेंशनल पिक्चर मिलती है। रूटीन केस में 3D इको को हम ज़्यादा इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी कॉस्टली प्रोब होता है। इसमें इमेज को रिकॉर्ड करने के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए ज़्यादातर केसेस में 3D इको को यूज़ नहीं किया जाता है। पर हाँ, जहाँ ऑपरेशन सर्जरीज वगैरह प्लान करनी हो या कोई रिसर्च वगैरह के लिए इसे यूज़ करना हो, वहाँ पे 3D इको में सबसे बेटर इमेज क्वालिटी मिलती है, जिसके द्वारा हम हार्ट के वाल्व्स के स्ट्रक्चर को और कौन सा लीफलेट का कौन सा स्कैलप प्रोलैप्स हो रहा है सब चीज़ हम प्रॉपरली बेटर एसेस करते हैं। 2D इको के कंपैरिजन में इसमें पिक्चर या इमेज क्वालिटी वाल्व्स की थोड़ी बेटर आती है। इसके अलावा एक एम मोड होता है इको का, जिसमें ये पुराने जनरेशन का एक टेक्निक है। सबसे पहले जब इको स्टार्ट हुआ था तो जब 2D में इमेजेस अवेलेबल नहीं थी तो एम मोड अवेलेबल था। उस टाइम पे से टेक्निक को माना जाता है। इसमें एक सिंगल डायमेंशन में हार्ट का एक स्टैटिक इमेज ऑब्टेन किया जाता है जिसमें हार्ट के वाल्व्स खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ये सब चीज़ों को असेसमेंट किया जा सकता है। इसमें भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके ज़्यादा डिटेल्स पे हम नहीं जाएंगे, पर इसके माध्यम से भी हम माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स को या वाल्व के लीकेजेस वगैरह को जज कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम कलर एम मोड यूज़ करते हैं, यानी कलर में हम कलर डॉपलर को अगर हम एम मोड के साथ में यूज़ करते हैं तो वाल्व के लीकेजेस कितना हो रहा है, किस ग्रेड का हो रहा है, उसे जज करने में थोड़ी मदद मिलती है। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स के द्वारा जो लीकेज होता है वाल्व में, उसको डिफरेंशिएट काफ़ी और बीमारियों से भी कर सकते हैं, जैसे कि कई कंजेनाइटल वाल्व के लीकेजेस होते हैं, उनसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है, जो जन्म से होती हैं जिसमें प्रोलैप्स नहीं होता, सिर्फ लीकेज होता है। कुछ रूमेटिक हार्ट डिजीज करके वाल्व का एक इन्फेक्शन होता है जो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में या अंडर डेवलप कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलता है, उसमें भी वाल्व का इस तरह का लीकेज होता है। हालांकि वाल्व जितना थिकनिंग होना या मोटा होना जो है, जो रूमेटिक हार्ट डिजीज में होता है, या वाल्व में जो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं जिसे नोड्यूल्स बोलते हैं, वो रूमेटिक हार्ट डिजीज में ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। दूसरा चीज़ ये है कि वाल्व का जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है वो भी रूमेटिक हार्ट डिजीज में काफ़ी थिकन या मोटी हो जाती हैं और उनका मूवमेंट कंपेरेटिवली ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है एज कम्पेयर टू माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। बेसिकली माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में वाल्व लूज हो जाता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज में एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। लीकेज दोनों में ही मिल सकता है, लेकिन थोड़ा का मैकेनिज्म अलग है जिसे इको के बेसिस पे हम जज कर सकते हैं। जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप से उसको सुनता है तो कई बार जब काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास इसलिए भेजे जाते हैं कि जब ऑस्कल्टेशन में डॉक्टर उन्हें सुनता है तो उन्हें कुछ अबनॉर्मल साउंड्स मिलता है। इनको मिड सिस्टोलिक नॉन इजेक्शन क्लिक्स बोलते हैं। इसके अलावा एक मिड सिस्टोलिक मर्मर भी कई बार मिलता है। ये बेसिकली डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है कि अगर किसी पेशेंट को माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है तो ये ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग्स होती हैं, जिसके बाद पेशेंट को इकोकार्डियोग्राफी में कंफर्मेशन के लिए इसे भेजा जाता है। ईसीजी में इसके बहुत ज़्यादा फाइंडिंग्स नहीं है। अगर ईसीजी में वाल्व की वजह से लीकेज डेवलप हो गया और चेंबर्स का साइज बढ़ गया है या हार्ट फेलियर में चला गया है या किसी को एक्टोपिक्स या धबकारी की अनियमितता डेवलप हो रही है तो बेसिकली ईसीजी पे सिर्फ डिटेक्ट किया जा सकता है। अदरवाइज ईसीजी पे रूटीन माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स को पिकअप नहीं किया जा सकता। एक्सरे में भी वैसे ही है कि अगर हार्ट एनलार्ज हो गया या फेलियर में चला गया तो ही वो पिकअप होगा, अदरवाइज नहीं पिकअप होगा। रूटीनली माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स के लिए एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन और एडवांस जो हार्ट के टेस्ट आते हैं वो नहीं किए जाते हैं क्योंकि इसमें कोई एडेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। बेसिकली आपको मान के चलना है कि ट्रांसथोरैसिक इकोकार्डियोग्राफी ही बेस्ट टेक्निक है इसको जज करने के लिए, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा टेक्निक। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम, साइंस और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। इसमें कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं कि वाल्व्स के खिंचाव की वजह से थोड़ा दर्द होता है, हालांकि कोई क्लियर कट एसोसिएशन इसमें डेवलप नहीं है। कभी कभी ये खिंचाव तनाव की वजह से हार्ट पर स्ट्रेच डेवलप होता है तो कभी कभी धबकारा भी अनियमित हो सकता है, एक्टोपिक बीट्स डेवलप हो सकते हैं और इस तरह के पेशेंट में पैल्पिटेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। पर अगेन इसमें भी कोई क्लियर एसोसिएशन नहीं है क्योंकि माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी ज़्यादातर मिडिल एज फीमेल्स में देखने मिलता है और पैल्पिटेशंस या नॉन स्पेसिफिक चेस्ट पेन भी फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये दोनों में डायरेक्ट कोई कॉजल एसोसिएशन है या नहीं वो क्लियरली एस्टैब्लिश्ड नहीं है। एंग्शियस लोगों में माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स कंपैरेटिवली इसी कारण से ज़्यादा देखा जाता है, हालांकि कोई क्लियर एसोसिएशन इसमें नहीं है। अरिथमिया वाले पेशेंट में भी जब हम इको करते हैं तो कभी कभी माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये कॉर्डल स्ट्रक्चर जब सडनली फट जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो लीकेज बहुत सडनली बढ़ जाता है, पेशेंट सडन हार्ट फेलियर में भी जा सकता है और लंग्स में पानी भी भर सकता है। तो इसलिए इनका रिपीटेड इको चेकअप जरूरी है और पेशेंट को अगर सडन ऑनसेट कोई न्यू सिम्टम्स डेवलप हो तो उससे चेकअप भी एक्स्ट्रा एक आध बार इकोकार्डियोग्राफी करा के देखना चाहिए उसको।
इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करता है, 5 साल में एक बार इको भी रीचेक किया तो सफिशिएंट है। इसका प्रोग्रेशन बहुत कम केसेस में होता है और मे बी 90% केस में तो प्रोग्रेस करता भी नहीं है, यानी माइल्ड कैटेगरी या मॉडरेट कैटेगरी जिस भी लेवल पे है वो बढ़ता नहीं है, परेशान पेशेंट को ज़्यादा नहीं करता। हार्डली 5 to 10% पेशेंट जिनको पहले से ही थोड़ा सीवियर ग्रेड्स ऑफ प्रोलैप्स है उनको ही सर्जरी की जरूरत पड़ती है, और ऐसे लोगों को अगर हार्ट फेलियर में जाने लगता है या चेम्बर्स का साइज बढ़ने लगता है तो सर्जरी के लिए भेजना चाहिए। ज़्यादातर हर पेशेंट को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी किसी को अगर कॉर्डियल रप्चर हो जाए, यानी कॉर्डेट जो वैल्व को सपोर्ट करते हैं वो अगर फट जाए, डैमेज हो जाए, तो कभी कभी वैल्व लीकेज बढ़ सकता है और सडन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। रेयर केसेस में वैल्व में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो कभी कभी सडनली कंडीशन बिगड़ सकती है और वैल्व सडनली उसकी वजह से टेयर या डैमेज हो सकता है, जिससे ये लीकेज बढ़ सकता है। पर रूटीनली माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स के पेशेंट्स को इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस प्रोफाइलैक्सिस के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है, यानी कि हर सर्जरी से पहले उनको इंजेक्शन या एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जहां और कॉम्प्लिकेटेड हार्ट डिजीज होती है, वहां इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस प्रोफाइलैक्सिस हर सर्जरी से पहले देना पड़ता है। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले मेडिकल ऑप्शंस। मेडिसिन में आप बेसिकली उसके सिम्टम्स यानी कार्डियक पेन अगर है या पैल्पिटेशंस या धबकारे का प्रॉब्लम है उसको ही मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स को कम करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए कोई दवा नहीं आती है। इससे रिलेटेड अगर किसी को हार्ट फेलियर हो रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए दवाएं दी जा सकती है। वैल्व का लीकेज कम करने के लिए, वैल्व का प्रेशर को कम करने के लिए दवाएं दी जा सकती है। पेन अगर हो रहा है तो पेन किलर्स दिया जा सकता है, पर ऑब्वियसली आप NSAIDs यानी कि नॉन ओपियोइड जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स है वो थोड़ा कम यूज करते हैं, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट्स में दूसरे तरह के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। पर अदरवाइज इसके लिए कोई बहुत स्पेसिफिक माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स के लिए मेडिसिन आती है वैसा नहीं है। जो प्रॉब्लम है चाहे पैल्पिटेशंस का है या पेन का है या फेलियर का है, उसको मैनेज करने के लिए मेडिसिन को दिया जाता है। प्रोलैप्स का चांसेस को कम करने के लिए भी या प्रोलैप्स के प्रोग्रेशन को कम करने के लिए भी बहुत ज्यादा कोई दवा नहीं आती है। हालांकि हार्ट फेलियर के लिए जो मेडिसिन है वो देने से कई बार लीकेज कम हो जाता है, क्योंकि बेसिकली हार्ट का चेंबर्स को इनलार्ज होने से प्रिवेंट करती है, उनको रोकती है। तो चेंबर्स जब थोड़ा पास आते हैं तो वैल्व्स थोड़ा बेटर चिपक पाते हैं, बेटर उनका सील डेवलप हो पाता है और लीकेज थोड़ा कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे सर्जरी के बारे में। सर्जरी ज्यादातर जब किसी को सीवियर प्रोलैप्स हो या बहुत ज्यादा वैल्व का लीकेज डेवलप हो रहा हो, यानी सीवियर ग्रेड्स ऑफ वैल्व लीकेज में हो और हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा हो या चेंबर के साइजेस बहुत बढ़ रहे हो, तो उसे माइट्रल वाल्व के रिपेयर या रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स अगर आइसोलेटेड किसी है तो सर्जिकल रिपेयर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ऑलमोस्ट दोबारा रीक्लेजेस होने का चांस लेस देन 5% होता है, दोबारा रिकरेंस होने का चांस भी काफी कम होता है। तो इसलिए इस तरह के पेशेंट्स को वाल्व रिपेयर सर्जरी के लिए काफी प्रीफर किया जाता है। जहां वाल्व रिपेयरेबल ना हो वहीं पे इसको वाल्व को रिप्लेसमेंट या चेंज करना चाहिए। वाल्व में कौन कौन से टाइप्स के आते हैं इस बारे में हमने ऑलरेडी एक अलग डिटेल वीडियो किया है। मेटालिक वाल्व और टिश्यू वाल्व किस किस एज में प्रेफर किए जाते हैं उस बारे में ऑलरेडी हमने एक अलग डिटेल वीडियो किया है। बहुत कम केसेस में ही वाल्व को रिप्लेसमेंट करना चाहिए और आइडियली अगर रिपेयर पॉसिबल है तो ही रिपेयर करना चाहिए। बहुत जल्दी यानी अर्ली ग्रेड्स ऑफ माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में सर्जरी का कोई मतलब नहीं, उससे उल्टा नुकसान होता है पेशेंट को। और बहुत लेट करने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें एक बार पेशेंट हार्ट फेलियर में चला गया तो सर्जरी के रिजल्ट्स थोड़े कम अच्छे आते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरवेंशनल थेरेपी के बारे में। जिन लोग को सीवियर माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स से बहुत ज्यादा अगर लीकेज हो, उसमें माइट्रा क्लिप करके डिवाइस आता है। एक बेसिकली क्लिप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कुछ सिलेक्टेड केसेस में यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली डिवाइस है और बहुत ज्यादा कॉमन ये इंटरवेंशन नहीं है, इसलिए रूटीन केसेस में इसको यूज नहीं किया जाता है और हर केस में इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं आते, इसलिए ये रूटीन प्रोसीजर नहीं है। पर लेकिन हाँ, ये एक टेक्निक है जिससे सिलेक्टेड केसेस में आप माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स को या रिलेटेड अगर उससे वाल्व लीकेज हो रहा हो तो उसे ठीक कर सकते हैं और लीकेज का इंसिडेंस को, चांसेस को कंपेरेटिवली कम कर सकते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है इससे। लेकिन हाँ, ये क्योंकि थोड़ा सा नॉन रूटीन चीज़ है, थोड़ा कॉस्टली भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा अभी रूटीनली माइट्रल वाल्व रिपेयर को, नॉन सर्जिकल वाले रिपेयर को यानी क्लिप सर्जरी को बहुत रूटीनली यूज़ नहीं किया जाता। लास्ट में हम बात करेंगे टॉपिक कॉमन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि हमने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है। बहुत लोग अननेसेसरी जब इकोकार्डियोग्राफी कुछ भी कराते हैं और ये बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो लोग घबरा जाते हैं, डॉक्टर्स के पास बार बार जाते हैं और हर चीज़ों को उसके साथ एसोसिएट करते हैं। कुछ लोग तो ये मान के भी बैठ जाते हैं कि उनका वाल्व बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसे लोगों में आपको बीमारी को समझने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि आपको जो प्रोलैप्स है वो किस ग्रेड का है, उससे लीकेज कितना हो रहा है, उसके प्रोग्रेशन का कितना चांस है और क्या फ्रीक्वेंसी से आपको इकोकार्डियोग्राफी बार बार कराने की ज़रूरत है।
ये पेशेंट के जितना ग्रेड ऑफ प्रोलैप्स है या जितनी सीवियरिटी उसके हिसाब से केस टू केस वेरी करता है और उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आगे सर्जरी की जरूरत है कि नहीं। ज्यादातर प्रोलैप्स के हिसाब से बहुत ज्यादा दवाएं तो नहीं आती, लेकिन कुछ सिलेक्टेड केसेस में जहाँ लीकेज बहुत ज्यादा होता है वहां सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इस वीडियो का आपके लिए इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अगर आप बीमारी को प्रॉपरली समझेंगे तो आप इसके ट्रीटमेंट में और इसके मैनेजमेंट में डॉक्टर के साथ इसे बेटर डिस्कस कर सकेंगे और इसके ट्रीटमेंट में आप सिर्फ डॉक्टर के ओपिनियन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप उसमें के ट्रीटमेंट पैटर्न में आप काफ़ी अच्छा सहयोग और सहभागी बन सकते हैं। हमारे इस चैनल का बेसिक पर्पज ये है कि हार्ट और हार्ट से रिलेटेड सारी बीमारियों के बारे में हम पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं ताकि पब्लिक अपनी बीमारी के बारे में समझे और इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, वो सिर्फ डॉक्टर्स पर और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स पर डिपेंडेंट ना रहे। आज के इस युग में जहां लोग एक स्पीकर फोन या मोबाइल फोन या टेलीविजन, कार, स्कूटर कुछ भी लेने से पहले 50 जगह यूट्यूब पर रिव्यूज देखते हैं और उसके बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं कि उन्हें किस तरह की चीज पसंद है, उस एज में हेल्थ सेक्टर में आज तक ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों के पास इतना डेटा अवेलेबल नहीं है, बीमारी को समझने के लिए इतना सोर्स अवेलेबल नहीं है, जितना जो डॉक्टर उन्हें बता देता है उस पर उन्हें डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर आपको हमारे चैनल का ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स है जिसको हार्ट से रिलेटेड इस तरह की कोई बीमारी या प्रॉब्लम है तो उन्हें आप ये चैनल का लिंक शेयर करें ताकि उनके भी इस बीमारी से उनको भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले और उन्हें बीमारी को मैनेज करने में थोड़ी सहायता मिले।